एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो हम डिस्कशन में लेने वाले वो चैप्टर नंबर 3 ऑफ द ऑडिट। ऑडिट का जो चैप्टर नंबर 3 है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। न्यू और ऑडिट दोनों ही सिलेबस के लिए होगा, बिकॉज मैं पंकज गर्ग सर की बुक से इसको डिस्कस करी हूँ। लास्ट में मैं एक बार रेफरेंस के लिए मॉड्यूल भी ले लूँगी, जिसमें 2-3 नए क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑडिट रिस्क क्या होता है, 3 तरह के रिस्क हमने देखे हमेशा ही, ऐसे 200 को भी रेफर कर देना इसमें। तो 3 तरह की रिस्क कौन सी होती है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। क्या डिफरेंस है? इनहेरेंट रिस्क मतलब अगर आप ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते तो आपको वो रिस्क मिल जाती, नहीं लगाओगे तो नहीं मिलेगी। कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल लगाने के बाद भी जो रिस्क अभी तक एग्जिस्ट करती है। मतलब इनहेरेंट रिस्क में ऑडिटर जो है वो इनहेरेंट ट्रांजेक्शंस, ससेप्टेबिलिटी ऑफ द अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस या मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या अज्यूम करना है दैट देयर वर नो इंटरनल कंट्रोल ना लगाने की वजह से वो रिस्क अराइज हुई है, ठीक है। फिर कंट्रोल रिस्क में कंट्रोल लगाया है बट वो कंट्रोल सफिशिएंट नहीं है, नॉट टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट ऑन ए टाइमली बेसिस। क्या रिस्क को कंट्रोल है बट वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो वो जाती है कंट्रोल रिस्क। और फिर जाती है डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। तो ये ऐसे रिस्क है जहाँ पे आप ऑडिट प्रोसीजर्स लगा भी दोगे तो भी आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, डिटेक्ट नहीं कर सकते हो तो करेक्ट भी नहीं कर सकते, वो हो जाती है डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी ऑडिटर इज टू फेल टू डिटेक्ट द रिस्क। और जो यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो कौन कौन सी रिस्क को मिलाकर बनती है, तो वो इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को मिलाकर क्या बनता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। Audit risk defined the risk that the auditor inappropriate audit opinion when। हाँ तो देखो, टोटल रिस्क का मतलब होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब होगा इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हाँ इंपॉर्टेंट है, ऑडिट रिस्क एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल था, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं योर डिसीजन एज एन ऑडिटर। इनहेरेंट रिस्क एट द लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएट करो, कैसे इवेल्युएट करना है, यहाँ पे 3-4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट तो कौन कौन से फैक्टर होंगे, इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। सेकंड हम देखेंगे मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है या जो नॉलेज है या चेंजेस इन द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। फिर अनयूजुअल प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट, फिर नेचर ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, और देन आ जाता है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री को इन विच द एंटिटीज ऑपरेट। देन इसमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनहेरेंट रिस्क ऑफ द अकाउंट्स बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल। तो कौन कौन से इनहेरेंट रिस्क को आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, ससेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मिस statement, complexity of the underlying transactions and other events which might require using the work of the expert, degree of judgment involved in determining the account balance, susceptibility of the assets to loss or misappropriation or completion of the unusual and complex transactions, particularly at or near year end, फिर transactions not subject to the ordinary processing। फिर आ जाता है assessment of the risk of risk at acceptable level। तो यहाँ पे 315 और 330 का जो मिला जुला रूप है ना वो आएगा, डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो जजमेंट बेसिस पे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह। आइडेंटिफाई करना है इनहेरेंट रिस्क को, वो तो पता चल गया कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ट्रांजिशन की, डिग्री ऑफ जजमेंट पे भी डिपेंड करता है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ द एसेट्स लॉस मिस अप्रोप्रिएशन, और फिर जो कंप्लीशन ऑफ द अनयूजुअल कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है वो कितना है, ट्रांजेक्शंस नॉट सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग कितना है। और फिर आ जाता है हमारे पास स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल कंडक्टिंग द रिस्क बेस्ड ऑडिट। इसमें क्या 4 स्टेप्स है, पहला तो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटीज ऑपरेशन, डिटरमाइनिंग द रेजिड्यूल रिस्क, देन आ जाता है मैनेज द रेजिड्यूल रिस्क, और फोर्थ आ जाता है रिपोर्टिंग टू द ऑडिटर। तो जो फर्स्ट यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटी ऑपरेशन में इन्वायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट, फ्रेमवर्क ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस फ्रेमवर्क, ये चारों देखना। फिर डिटरमाइन करना कि रेजिड्यूल बचे हुए रिस्क कितनी है, मैनेज करना कि उस रेजिड्यूल रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, मोर रिसोर्सेज लगा के, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं कुछ अप्रोचेस वगैरह लगा के। फिर रिपोर्ट करना फाइनली जो डेफिशिएंसीज वगैरह है उसको, ठीक है। तो जो ऑडिट अप्रोच एनालाइज करना ऑडिट रिस्क को, स्टेप्स को, मटेरियल थ्रेशोल्ड को डेवलप करना, ऑडिट प्रोग्राम एलोकेट करना एक लार्जर पोर्शन ऑफ द ऑडिट रिसोर्सेज टू द हाई रिस्क एरिया। फिर इसमें आ जाता है इंटरनल सिस्टम कंट्रोल एंड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल क्या क्या है। इसमें क्वेश्चन भी है, पार्सल लिमिटेड द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स मस्ट टू डेवलप द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड यू आर द एक्सपर्ट ऑफ डेवलपिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हियर वी कॉल a brief about the same and in view of the above you are requested to brief about the internal control system and inherent limitation of internal control system। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की लिमिटेशन, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए, रिलायबल, रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल कंट्रोल को लगाने का कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी बढ़े, फिर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, फिर जो है सेफगार्डिंग ऑफ एसेट और कंप्लायंसेस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस, फिर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में जाता है मैनेजमेंट कंसीडरेशंस दैट द कंट्रोल्स शुड बी cost effective, फिर जो है potential human errors, फिर facts that the most controls do not tend to be directed by transactions of unusual nature, फिर possibility of the circumventions of the controls through collusion parties outside the entity, फिर personal responsible, अगर कोई responsible person अपनी authority को abuse कर रहा है, position को abuse कर रहा है, procedures में become inadequate, procedures जो है वो inadequate तो नहीं लगा रखे, change in conditions, compliances वगैरह में change, manipulations by the management, ये सारे inherent, अगर मैनेजमेंट खुद ही क्या करा मैनिपुलेट करा तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो कैसे डिटेक्ट करेगा डेफिशिएंसीज को ना, जब मैनेजमेंट ने खुद ही ये सब किया है तो पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्कमवेंशंस ऑफ द कंट्रोल या ह्यूमन एरर्स या फिर मोस्ट कंट्रोल्स आर नॉट एंड टू डायरेक्ट ट्रांजेक्शंस अनयूजुअल नेचर का कोई ट्रांजेक्शन उसको डिटेक्ट करना, फिर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसमें एक क्वेश्चन एंड ऑडिटर्स हैड लिमिटेड यू would like to limit your examination of the account balance test, what are the control objective you would like the अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम्स टू अचीव, अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम है इज टू अचीव दिस यर पर्पस, तो सबसे फर्स्ट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्केल ऑफ द ऑपरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द मैनेजमेंट एक्सेट्रा इज टू ऑब्जेक्टिव द इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग सिस्टम्स, फिर ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड थ्रू द जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, all transactions are promptly recorded appropriate manners to permit the preparation of financial information, maintain and accountability of the assets जो है रिकॉर्ड करना, safeguarding from the unauthorized access, use of disposition, assets verified करना as in reasonable intervals and appropriate actions to be taken for discrepancies, फिर precisely the control objective ensure that the transactions processed are complete, valid and accurate. Basic accounting controls objectives which are sought to be achieved, क्या है, basic accounting अकाउंटिंग बोला है, ठीक है ना, अकाउंटिंग कंट्रोल, तो इसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, वेदर द ट्रांजेक्शन रियल, रिकॉर्डेड, प्रॉपर्ली वैल्यूड, रिकॉर्डेड टाइमली, पोस्टेड टाइमली, प्रॉपर्ली पोस्टेड, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड एंड प्रॉपर्ली समराइज्ड, ये सारे अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो, प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर हो, प्रॉपर्ली पोस्टेड हो, प्रॉपर्ली समराइज्ड हो, डिस्क्लोज हो, ये सब ठीक है। फिर जो होता है इसमें क्वेश्चन, एक ऑडिटर हुआ ड्यूरिंग द इंटरिम विजिट एट मैराथन लिमिटेड एंड यू ऑब्जर्व दैट जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वर नॉट इन यूज थ्रू आउट द पीरियड कवर्ड अंडर द ऑडिट, व्हाट आर द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स यू वुड लाइक टू कंसीडर इज टू अचीव योर पर्पस, तो इसमें आ जाता है कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंसीडर फॉर द ऑडिट पर्पस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट, देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट ही डिटरमाइन करता है, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द मेजर ऑफ द बिजनेस, स्केल ऑफ द ऑपरेशंस, एक्सटेंट ऑफ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द मैनेजमेंट, ऑडिटर जो होगा, ऑडिटर का जो नॉलेज है about the existence of the control activities assist the auditor in determining whether it is necessary to devote the additional attention to obtaining the understanding of the control activities to ensure whether the internal controls were in use throughout the period or not. The auditor may consider the following control objectives. से पहला तो आ जाता है existence, effective implementation, policies, procedures as to ensure orderly and efficient conduct of business, safeguarding of assets, prevention detection of fraud, accuracy completeness of accounting record, timely preparation of reliable financial information, compliance with applicable law and regulations, verification of assets and reasonable intervals, proper authorization of the transactions, then as the monitoring the accounting financial control और review करना performances को, safeguarding of duties। फिर फ्लो चार्ट टेक्निक, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन कि फ्लो चार्ट टेक्निक, वैसे जो ऊपर वाला कंट्रोल ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था उसमें सारे ऐसे 240 प्रिवेंट करना फ्रॉड को, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट था, फिर 250 कंप्लायंसेस वाला और अथोराइजेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस वगैरह देखना, मॉनिटरिंग देखना, रिव्यू परफॉर्मेंस देखना, ठीक है। तो फ्लो चार्ट टेक्निक इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फ्लो चार्ट टेक्निक में क्या होगा कि एक मोस्ट कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव वे है ये, ठीक है, जिसमें डायग्राम में सारे लाइन्स सिंबल्स में अपने को पता चल जाएगा, ग्राफिक प्रेजेंटेशन होगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरह से चल रहा है, तो इसमें जो मेन इसका मोर स्पेसिफिकली क्या शो करता है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज रेज्ड, किस पॉइंट पर डॉक्यूमेंट रेज हुआ है, इंटरनली और रिसीव्ड हुआ है एक्सटर्नल सोर्सेज से, ठीक है, at what point a document is raised internally or received from outside, ये पता चलेगा कि internally raised हुआ है या outside से receive किया है document, number of copies document is raised or received, कितने number of copies है, फिर intermediate stages जो sequentially set किए हुए throughout which the documents activities pass, फिर distribution of the
फिर आ जाता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरियस सेक्शंस डिपार्टमेंट्स और ऑपरेशंस, फिर फिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और फाइनल डिस्पोजल्स बाय सेंडिंग आउट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। कंप्लायंस प्रोसीजर्स में आ जाते हैं हम। Everyone, this video is continuation of the video of chapter number 3 risk असेसमेंट एंड कंट्रोल, जिसमें हम जो क्वेश्चन 11 डिस्कस करे थे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, दिस इज पार्ट ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पंकज गर्ग सर की बुक से हम डिस्कस करें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 ब्रीफली डिस्कस द कंप्लायंस प्रोसीजर एंड देयर यूजेस इन इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल में कंप्लायंस प्रोसीजर आ जाता है अ टेस्ट डिजाइन just obtain the reasonable assurance that those internal controls on which the auditor reliance is to be placed, ज़्यादा कुछ नहीं, existence of the control, effectiveness and कंटिन्यूटी। फिर सरप्राइज चेक का एक क्वेश्चन जिसमें बता रखा है हेल्प द ऑडिटर्स टू असरटेन, तो सरप्राइज चेक में 330 को भी रेफर कर सकते हैं। आईसीआई ने रिकमेंडेशन दिया है कि सरप्राइज चेक इज ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल ऑडिट, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ सच चेक्स आर इंपॉर्टेंट प्राइमरी टू द ऑडिटर हिमसेल्फ इज टू डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करने के लिए, इस स्कोप ऑफ द ऑडिट की कितना ज़्यादा अपने को ऑडिट करना पड़ेगा। अगर सरप्राइज चेक में सारा जो एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर है तो मतलब चेकिंग कम ही करना पड़ेगा, और अगर उसमें कुछ फ्रॉड वगैरह भी दिखता है तो फ्रॉड एरर्स वगैरह जो है तो उसको किस तरह से रिपोर्ट करना है हमको, ऐसे 240 में वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब अच्छा सिस्टम, एक क्वेश्चन बता रखा है वाई कंपनी लिमिटेड इज द 5 entertainment centers is to provide the recreational facilities for the public, especially for the children and youngsters at 5 different locations in the peripheral of 200 kilometers. Collections are made in cash. Specify करो क्या adequacy of the systems towards the collection of the money, तो collection of money का जो system है वो अपने को देखना है। एडवांस वगैरह तो देखोगे, सेल ऑफ द टिकट्स देखोगे, reconciliation of the daily cashes, फिर आ जाता है बैंकिंग ऑफ द डेली कैश कलेक्शंस, कैंसिलेशन ऑफ द एंट्रेंस टिकट्स, एडवांस बुकिंग, डिस्काउंट, फ्री पासेस कितने हैं, साथ में सरप्राइज चेक कितना है, प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स वगैरह भी इसमें देखना है। फिर पॉइंट्स टू बी कंसिडर वेल ड्राफ्टिंग द लेटर ऑफ वीकनेसेस, लेटर ऑफ वीकनेसेस के लिए बता रखा है लिस्ट down the area of weakness in the internal control system and recommend करना, suggesting nature, timing, extent of the further audit procedure. फिर later should clearly indicate his examination of the internal control has not been designed to determine the adequacy of the internal control management. एक यहाँ पे है कि जो लेटर ऑफ वीकनेस है जो हमने ड्राफ्ट किया है, ये लेटर ऑफ वीकनेस हमको पता होगा कि हम 260 में TCWG जो है ऑडिटर जो है वो TCWG को देता है, ठीक है। तो यहाँ पे communicate करना है with those charged with governance, communication should be preferably in writing through the letter of weakness. कौन दे रहा है यहाँ पे ऑडिटर, किसको दे रहा है, DCWG को। क्या बता रहा है कि क्या क्या वीकनेसेस है, तो लिस्ट डाउन करा है एरिया ऑफ वीकनेस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, रिकमेंड करा है उसके सजेशन इंप्रूवमेंट के। सेकंड नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर ड्यूरिंग हिज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट कवर ओनली वीकनेसेस व्हिच हैव कम टू अटेंशन ऑफ द ऑडिट। फिर इज द लेटर ऑफ later should clearly indicate his examination of internal control is not designed to determine the adequacy of internal control for management के पर्पसेस से नहीं, यहाँ पे क्लियर बोला है, ठीक है, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की मैनेजमेंट ने कितने प्रॉपर लगा, मतलब मैनेजमेंट का जजमेंट क्या था वो नहीं, मैनेजमेंट ने कितना सही किया है कि नहीं किया है हम वो नहीं चेक करें, हम ये देख रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो लगने चाहिए थे वो लगे कि नहीं, और जिस तरह से काम करने चाहिए थे वो कर रहे कि नहीं, ठीक है। फिर आ जाता है लेटर सर्व्स, वो मैनेजमेंट का कुछ जजमेंट नहीं है, मतलब मैनेजमेंट के लिए काम करनी है। यहाँ पे क्लियर लिख रखा है लेटर शुड क्लियरली इंडिकेट दैट हिज एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हैज नॉट बीन डिजाइन टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर मैनेजमेंट के लिए कितने इंटरनल कंट्रोल जरूरी है वो नहीं। फिर इंप्रूविंग द सिस्टम्स एंड इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पे लेटर सर्व्स अ सिग्निफिकेंट मीन्स फॉर द मैनेजमेंट एंड गवर्निंग बॉडीज द पर्पस इंप्रूविंग द सिस्टम, किस तरह से सिस्टम को इंप्रूव करना है, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, जो भी वीकनेसेस वगैरह बताइए। फिर लेटर में ऑल्सो सर्व्स द minimization of the legal liability in the events of the major defalcations or other loss resulting from the weaknesses in internal controls. Then next question आ जाता है जो most important question है components of the फंडामेंटल, जो यहाँ पे है कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसमें रिस्क असेसमेंट कंट्रोल, एनवायरनमेंट कंट्रोल, एक्टिविटी मॉनिटरिंग और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसको
हम पढ़ते हैं मॉड्यूल से। मॉड्यूल में क्या क्या बता रखा है? सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, जिसमें है कम्युनिकेट करना, एनफोर्समेंट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, फिर कमिटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, फिर पार्टिसिपेशन बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। देन पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी देखना है, रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कंसिडरिंग द एरिया ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। फिर आ जाता है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट में अगर चेंज है, चेंज इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, न्यू पर्सनल्स आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई है, या फिर उसको वापस रिवैम्प्ड किया है, या फिर रैपिड ग्रोथ ऑफ द एंटिटी, फिर न्यू टेक्नोलॉजी अगर है, न्यू बिजनेसेस जो है, मॉडल्स प्रोडक्ट्स जो है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है, एक्सपांडेड फॉरेन ऑपरेशंस जो है, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट जो है, वो सब देखना है। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज में आ जाता है परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और फिर फिजिकल कंट्रोल controls this encounter them. Physical control assets including adequate safeguarding such as secured facilities over the access of the assets and records. फिर the periodic counting and comparison with the accounts shown the control records. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी है इसमें पॉइंट। फिर लास्ट में हाँ एक यहाँ पे क्वेश्चन नया भी है मॉड्यूल में, हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड, ये सारे जो पॉइंट्स चल रहे हैं कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल के। फिर इसमें मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रही हूँ रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसेस रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें तरह का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है विच इंक्लूड्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इनकम्पासेस मेथड एंड रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफाई रिपोर्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई रिपोर्ट करना, डिस्क्राइब करना, टाइमली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही है कि नहीं, मेजर करना वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो है, मैन परमिटेड रिकॉर्डिंग देयर प्रॉपर मॉनिटरिंग, फिर डिटरमाइन करना टाइम पीरियड इन विच द ट्रांजेक्शन्स अकर इज टू परमिट द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, फिर प्रेजेंट करना प्रॉपरली द ट्रांजेक्शन्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मॉनिटरिंग और कंट्रोल में तो सिंपल है कि जैसा बताया वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, वो सब है। फिर इसमें इंटरनल चेक को लेके है, इंटरनल चेक का एक क्वेश्चन है वो राइट शॉर्ट नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल चेक। अभी जो हम मॉड्यूल के 2-3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो इसमें है चेक लिस्ट जो है मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जिसमें बता रखा है कि हाउ यू चेक द कैशियर, कैशियर को कैसे चेक करना है। तो इसमें बता रखा है इज द रिस्पॉन्सिबल, हाउ यू चेक द कैशियर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड इनकमिंग मेल्स। ऐसा चेकलिस्ट बनाना कि वो रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है ओपनिंग इनकमिंग मेल्स के लिए भी, डज नॉट ऑथोराइज एनी ऑफ द लेजर, लेजर तक उसका ऑथोराइजेशन ना हो, डज नॉट ऑथोराइज एनी एक्सपेंडिचर ऑफ रिसिप्ट्स, फिर डज नॉट साइन चेक्स, टेक्स हिज एनुअल लीव रेगुलरली, yes or not, ink and balances the cash every day or not, फिर every day yes or not, फिर verifies the physical cash balances with the book figure daily at the end of the day or not, फिर prepare monthly bank reconciliation statement yes or no, holds no unnecessary balance in hand, holds no other funds of the investment yes or no, does not pay money without looking into compliances with the proper procedures। ये सारे क्वेश्चन में चेक करना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में और चेकलिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो जो यहाँ पे बता रखा है ना कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है वो एक लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्स जो है ना वो इसमें आते हैं, डिटेल क्वेश्चन आते हैं। चेकलिस्ट में जनरली एक कंटेन आता है मेन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को लेकर, और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन जो होती है ना वो वीकनेसेस को हाईलाइट करती है एज यस, और जबकि यहाँ पे चेकलिस्ट में क्या होता है वीकनेसेस हाईलाइट होती है एज नो। फिर यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है नो का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में डज नॉट इंडिकेट अ वीकनेसेस बट द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वीकनेसेस, वीकनेसेस का इफेक्ट बता रही है या नहीं वो नहीं बता रही, ठीक है, एंड नॉट रेलेवेंट रिवील्ड ऑटोमेटिकली। जबकि चेकलिस्ट में क्या हो रहा है एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है जो रिक्वायर्ड होता है अपेरेंट वीकनेसेस में इंप्रूव कैसे करेंगे टू द मटेरियल इन रिलेशन टू द अकाउंट एज ए होल। तो ये दोनों में डिफरेंस था कि इसमें चेकलिस्ट में और क्वेश्चन में। ये मैंने हाथों हाथ कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी अपना जो एक 2-3 क्वेश्चन और बाकी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल चेक क्या होता है, डिटेक्ट करना एरर्स को, फ्रॉड्स को अवॉइड करना, मिनिमाइज करना पॉसिबिलिटी ऑफ द कमीशन एरर्स एंड फ्रॉड्स, क्योंकि अगर इंटरनल चेक होता रहेगा ना तो फ्रॉड्स वगैरह मिनिमाइज होंगे, क्योंकि स्टाफ वगैरह को भी क्या होगा एफिशिएंसी से काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि उनको पता रहेगा कि बार बार इंटरनल चेक हो सकता है तो वो उस तरह से काम करेंगे। लोकेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को और द स्टेजेस वेयर द एक्चुअल फ्रॉड जो है एंड एरर्स जो है वो अकर हो सकती है। प्रोटेक्ट करना इंटीग्रिटी को of the businesses by ensuring that the accounts are always subject to the proper scrutiny and check, और prevent करना avoid करना misappropriation और embezzlement of the cash and falsification of accounts, okay।
ये सारे हमारे क्या थे, इंटरनल चेक क्यों कर रखे। फिर कंसिडरेशन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ ए सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, तो इंटरनल चेक जो है उसको इफेक्टिव करना है कि क्या कंसिडरेशन है। नो सिंगल पर्सन हैव अथॉरिटी, मतलब एक ही पर्सन जो है वो रिसीव भी कर रहा है, एक ही पर्सन जो है वो पैसा यूज भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, यूज करने का काम भी कर रहा है, लेजर पोस्टिंग भी कर रहा है, सारे पावर एक ही पर्सन को दोगे तो वो मिसयूज तो करेगा। तो कंट्रोल ओवर, मतलब जो ड्यूटीज है वो किसी सिंगल पर्सन के हाथ में सारा पावर नहीं देना, चेंज करना ड्यूटीज को टाइम टू टाइम। मेंबर्स जो है, स्टाफ जो है, उनको इंकरेज करना कि कम से कम वो एक दिन एक साल में छुट्टी पे जाए जब उनका काम अच्छे से हम चेक कर लें। प्रिवेंट करना लॉस और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर शुड बी एम्प्लॉयड। फिर बजटरी कंट्रोल would enable the management to review from time to time the progress of the trading activities। फिर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी judicially among the different officers, and जो manner है in which these are actually exercised should be reviewed periodically। फिर procedures should be laid down for the periodical verification and testing on the different sections। accounting records ensures that are accurate। फिर accounting procedures reviewed करना periodically well designed है कि नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है deficiency in internal control, तो एक यहाँ पे केस स्टडी है, क्या बता रखा है कि न्यू लाइफ हॉस्पिटल जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें फेसिंग ए लॉट ऑफ द पेल्फ्रिज ट्रबल्स रिगार्डिंग देयर इन्वेंट्री मेंटेनेंस एंड कंट्रोल। फिर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है इनटू द मैटर्स, इट वाज फाउंड दैट जो पर्सन इन चार्ज इन्वेंट्री का वो इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम द स्टोर्स हाउस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग एंड मेंटेनिंग, दोनों के लिए, परचेज और मेंटेन दोनों करने के लिए, विच बेसिक जो सिस्टम है कंट्रोल्स का हैज बीन वायलेटेड। ऑल्सो लिस्ट डाउन द अदर जनरल कंडीशंस pertaining टू सच सिस्टम विच नीड्स टू बी मेंटेन एंड चेक्ड बाय द मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली एक ही पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख रखा है नो सिंगल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की जरूरत है, नो सिंगल पर्सन हैव द इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। सारे बिजनेस एस्पेक्ट पे एक ही पर्सन का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यही है कि जो इन प्रेजेंट केस पर्सन इन चार्ज इन्वेंट्री इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द इन्वेंट्री फ्रॉम सोर्स हाउस but responsible for the purchase and maintaining the inventory records। So in this case essential of the internal check system, internal check system की जरूरत है that independent and complete the control should not be given a single persons has been violated। जनरल कंडीशंस जो है pertaining to internal check वो सब हम देख ही चुके हैं इसमें। तो ये वाला हमारा चैप्टर नंबर 3 जो था ना वो भी खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।